बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, न्यू बुक की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने MCQs जो है वो सॉल्व किए थे। अभी ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी ये जो नई बुक आई है फिज़िक्स फेडरल बोर्ड की, इसमें हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज़ इट पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शंस टू गेट अ नल वेक्टर, इलस्ट्रेट विद अ डायग्राम। तो सबसे पहले आप इसका आंसर देंगे यस। इस तरह के 3 वेक्टर्स जो डिफरेंट डायरेक्शंस में हों, आप उनसे नल वेक्टर हासिल कर सकते हैं। तो वो इस तरह से कि अगर आपका एक वेक्टर इस तरह डायरेक्शन में है, दूसरा सपोज ऐसे है, तो तीसरा वेक्टर जब ज्वाइन करेगा फर्स्ट की टेल को तो नल वेक्टर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 वेक्टर्स, सपोज A, B, C, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर 0 हो जाएगा। A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू नल वेक्टर। सेकंड क्वेश्चन है, The magnitudes of 3 vectors are 2 meter, 3 meter and 5 meter. इसमें भी 3 vectors given है respectively. The direction are at your disposal, यानी हम जैसे चाहें इनको डायरेक्शन दे सकते हैं। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 मीटर है, दूसरे का 3 और तीसरे का 5. Can these 3 vectors be added to yield 0? अब ये पहला ही क्वेश्चन है, illustrate with diagram, यानी आपको मार्क्स डायग्राम से मिलेंगे। तो इसको भी आप यस करेंगे। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, वैसी ही डायग्राम आप बना सकते हैं। इन 3 वेक्टर्स के लिए एक ट्रायंगल जो है वो बनाई जा सकती है। सपोज ये आपके पास 5 मीटर वाला वेक्टर है और ये आपके पास 3 मीटर वाला वेक्टर है। तो ये आपके पास 2 मीटर वाला वेक्टर है। Yes, these 3 vectors are giving zero vector or null vector after adding. तो ये तो आंसर आप अपने पास नोट कर लें। और भी सिचुएशंस इसकी कई बन सकती हैं। ट्रायंगल के अलावा भी इसकी सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि सपोज 5 मीटर आपका इस डायरेक्शन में है, 3 और 2 दोनों ऐड होके बिल्कुल 5 के ऊपर रिवर्स 180 डिग्री वापस आएँ, तो तब भी इसका रिज़ल्ट 0 आ सकता है। लेकिन बहरहाल कोई एक आंसर हमने देना है। तो ये आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट यूनिट्स आर एसोसिएटेड विद यूनिट वेक्टर्स I, J एंड K? What units are associated with unit vectors I, J and K? तो इसका आंसर है, there are no units associated with I, J and K यूनिट वेक्टर्स। इनके साथ कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट होती है उस वेक्टर की, मसलन फोर्स है, फोर्स इज़ 2 न्यूटन, उसकी डायरेक्शन है I यूनिट वेक्टर, तो वो यूनिट है फोर्स की। डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, K यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट है डिस्प्लेसमेंट की, उसकी यूनिट वेक्टर की यूनिट नहीं है।
और इसको इस तरह भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज लेट वी हैव ए वेक्टर and its unit vector is a कैप। तो अब आप a कैप का फार्मूला कैसे लिखेंगे? a कैप का फार्मूला आप लिखेंगे इस तरह से, एक्चुअल वेक्टर a डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो इसमें यूनिट तो कोई रहती ही नहीं। सपोज ये फोर्स ही है तो न्यूटन ऊपर भी आएगा, न्यूटन नीचे भी आएगा। ऊपर उसके साथ डायरेक्शन भी होगी, नीचे डायरेक्शन नहीं होगी। सपोज ये 7 न्यूटन आई यूनिट वेक्टर है, आपने यूँ लिखा, नीचे भी 7 न्यूटन लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास सिर्फ डायरेक्शन रह जाएगी उसकी। अब आखिर पे रीज़न क्या बनी कि यूनिट वेक्टर किसी भी अपने साथ यूनिट्स को एसोसिएट नहीं करता। उसकी वजह यह है कि इट इज़ ओनली यूज्ड टू शो अ गिवन डायरेक्शन। तो उम्मीद है आपको ये पूरी एग्जांपल से समझ आ गया होगा। अगर आप इस तरह से पूरा आंसर देना चाहें तो ये लिखा हुआ है, इसी को कॉपी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी नेगेटिव? प्रोवाइड अ प्रूफ एंड गिव एन एग्जाम्पल। तो स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है। आप इसको सबसे पहले यस कर दें, यस ए डॉट बी, जैसे ए बी कॉस थीटा व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री and less than 270 डिग्री। तो इसके दरमियान थीटा की वैल्यू माइनस में आएगी। आप उसको चेक कर लें, cos 91 से शुरू करें और cos 270 से पहले तक आप cos 269 तक चले जाएं, आपको इसका आंसर जो है वो नेगेटिव में मिलेगा। Yes, A dot B is equal to AB cos 180 when theta is greater than 90 less than 270, then A dot B is negative। अब इसकी एग्जांपल भी कोई दे देते हैं। अब इसी के दरमियान में एक एंगल आता है 180 डिग्री का, वो यूज़ कर लेते हैं। when brakes are applied तो अब वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय द कार एफ डॉट डी इज एफ डी कॉस 180, cos 180 is -1, so this work done is minus FD, negative work। और नेगेटिव स्केलर प्रोडक्ट। ये आंसर आ जाएगा। Question number 5. A and B are two non-zero vectors. How can their scalar product be 0? And how can their vector product be 0? तो अब कंडीशन लगा दी है क्वेश्चन नंबर 5 में कि A और B दोनों नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं। मसलन A वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो नहीं है और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो नहीं है।
सो ए डॉट बी जो कि ए बी कॉस थीटा होता है, इट कैन बी ज़ीरो व्हेन थीटा इज़ 90 डिग्री और थीटा इज़ 270 डिग्री। तो दोनों बेशक नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, लेकिन अगर एंगल 90 या 270 हो जाएगा तो स्केलर प्रोडक्ट का आंसर ज़ीरो आ जाएगा। इसी एग्जांपल को दोबारा ले लें कि अगर आप कोई वर्क डन करना चाह रहे हैं तो आप वर्क डन में एंगल 90 बना लें। जैसे इस हम मार्कर को आगे पुश करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर फोर्स ऊपर से यूँ लगाते हैं 90 डिग्री एंगल पे, तो ये आगे नहीं जा सकता। हम चाहते हैं कि ये आगे जाए, ये आगे नहीं जा सकता, तो इसका मतलब है कि हमारा एंगल इसके साथ 90 डिग्री है और cos 90 ज़ीरो होता है, तो यहाँ स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो हो गया। इसी तरह आल्सो ए क्रॉस बी जो कि ए बी साइन थीटा होता है एन यूनिट वेक्टर, ये कब ज़ीरो होगा? इट कैन बी ज़ीरो व्हेन थीटा इज़ 0 डिग्री और थीटा इज़ 180 डिग्री। तो इन एंगल्स पे क्रॉस प्रोडक्ट भी ज़ीरो हो जाएगा या वेक्टर प्रोडक्ट। इसकी एग्जांपल आप डोर से ले सकते हैं कि ये जैसे सपोज़ हमारे पास ये दरवाज़ा है, आप इसको खोलना चाहते हैं इस तरह से या इस तरह से, तो आप इस पे जो फोर्स अप्लाई करें वो मोमेंट आर्म के पैरेलल 0 डिग्री पे ये मोमेंट आर्म आ रही है, तो आप यूं ही फोर्स अप्लाई करें। आपको इसको जितना मर्ज़ी फोर्स अप्लाई करते रहें, अब ना ये इस तरफ मूव करेगा ना पीछे की तरफ। इसका मतलब है कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 डिग्री या 180 डिग्री एंगल पे ज़ीरो हो जाता है और डॉट प्रोडक्ट 90 या 270 डिग्री पे ज़ीरो हो जाता है। ये पूरा आंसर आपको लिखना पड़ेगा इसमें। Question number 6. Suppose you are given a known non-zero vector A. आपको वैल्यू मालूम है अपने नॉन ज़ीरो वेक्टर की। The scalar product of A with an unknown vector B is 0. Likewise, the vector product of A with B is 0. What can you conclude about B? क्वेश्चन को दोबारा गौर से समझें। ए वेक्टर जो गिवन है आपको उसका मैग्नीट्यूड या वैल्यू आपको पता है, वो नॉन ज़ीरो है। मैग्नीट्यूड of A vector is not 0. B vector is unknown. B वेक्टर का नहीं पता कि वो क्या है। अब आगे जो इंफॉर्मेशन फर्दर गिवन है वो ये कि A का B के साथ डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, A डॉट B इज़ 0 और वेक्टर प्रोडक्ट भी 0 है। दोबारा क्वेश्चन सुन लें। सपोज यू आर गिवन अ नॉन ज़ीरो वेक्टर A, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ A विद एन अननोन वेक्टर B इज़ 0। लाइकवाइज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ A विद B इज़ 0। दोनों स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट आंसर 0 दे रहे हैं, तो आप बताएं B क्या है। अब देखें डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 हो सकता है उस वक्त जब एंगल 90 या 270 हो, ये पिछले क्वेश्चन में हम करके आए हैं। वेक्टर प्रोडक्ट 0 हो सकता है उस वक्त जब एंगल 0 या 180 हो, ये एंगल्स एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स हैं। तो एक वक्त में कोई एक एंगल हो सकता है। अगर हम कहें कि एंगल की वजह से डॉट प्रोडक्ट 0 है तो फिर वेक्टर प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता, और अगर हम कहें कि किसी एंगल की वैल्यू की वजह से वेक्टर प्रोडक्ट 0 है तो फिर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि एंगल वाली रीज़न की वजह से ये 0 नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो ये, thus it means
बी वेक्टर इज अ नल वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, तभी इसके प्रोडक्ट्स 0 आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, वाई अ पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग ओनली वन फोर्स कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन है, दिस इज अ बेसिक कंडीशन दैट फॉर एन इक्विलिब्रियम देयर मस्ट बी एट लीस्ट टू फोर्सेस, फॉर एन इक्विलिब्रियम देयर मस्ट बी एट लीस्ट टू फोर्सेस। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी एक चीज़ को जब उठा के खड़े हुए हैं, जैसे मैंने ये चंद कागज़ और 2 मार्कर उठाए हुए हैं, तो इनका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये एक फोर्स हो गई। जो मैं अपने हाथों से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो अपवर्ड हो गई। तो ये 2 फोर्सेस हो गई, तभी ये इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह अगर हम किसी और डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को देखना चाहते हैं, तो आप सपोज़ एक जगह पे एक रस्सी को खींचते हैं, तो उसको दूसरी तरफ से कोई भी नहीं खींचता, तो आप उसे खींच के जहाँ मर्जी ले जाएं, इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। इसी तरह दूसरी तरफ से जब कोई उसको खींचने लगेगा, तो अब आप अगर एक तरफ 100 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं, वो भी दूसरी तरफ 100 न्यूटन की फोर्स लगाता है, तो तब ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो 2 फोर्सेस कम से कम चाहिए होंगी हमें इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम 3 में भी बन सकता है, 4 में भी, 5 में भी, आगे तो जितनी मर्जी फोर्सेस में बन जाए, लेकिन एक फोर्स के ऊपर कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। ये आंसर उम्मीद है आप खुद लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, टू ओपन अ डोर दैट हैज़ द हैंडल ऑन द राइट एंड द हिंजेस ऑन द लेफ्ट। इसको खुद इमेजिन करें, अपने घर में बैठे हुए किसी दरवाजे की तरफ देख लें कि उसके हैंडल राइट पे है और हिंजेस लेफ्ट पे हैं, ऐसा दरवाज़ा देखें। अ टॉर्क मस्ट बी अप्लाइड, उसको खोलने या बंद करने के लिए हमेशा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। इज़ द टॉर्क क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव। जब आप ऊपर से देखते हैं तो उसका टॉर्क आपको क्लॉकवाइज नज़र आता है या काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नज़र आता है। अगर अभी भी अगला जो फिक्र है वो पढ़ने से पहले मैं उसकी उर्दू पहले पढ़ देता हूँ कि अगर अभी भी आप समझ रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, तो क्या आपका आंसर इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलेगा या बाहर की तरफ? डज योर आंसर डिपेंड ऑन वेदर द डोर ओपन्स टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम यू? और यही आंसर है, यस। ये आंसर डिपेंड करता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो किसी के सामने ऐसा दरवाज़ा होगा जो बाहर खुलता है, किसी के सामने ऐसा दरवाज़ा होगा जो अंदर खुलता है। तो आप ऊपर से देखें तो जो दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलेगा वो क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा, और जो दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा। इन पोजीशंस को कांस्टेंट रखना है जो शुरू में है कि उस दरवाज़े के राइट पे हैंडल हो और लेफ़्ट पे हिंजेस हो। ये ऐसे जैसे ये मेरे सामने यूँ दरवाज़ा है, राइट पे इधर हैंडल हो और लेफ़्ट पे उसके कब्ज़े, हिंजेस कब्ज़ों को कहते हैं, वो लगे हों। तो अब अगर ये दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता है तो ऊपर से जब देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, और अगर ये बाहर की तरफ खुलता है तो ऊपर से जब देखेंगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो आपने आंसर देना है यस, इट डिपेंड्स अपॉन वेदर डोर ओपन्स टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अस। इफ इट इज़ opened towards us, then the torque is clockwise, and if it is opened away from us, then the torque is counterclockwise। ये जो मैंने बोला यही आंसर है एग्जैक्ट, और अगर ये आ जाए आपके लिए तो फिर ये 3 मार्क्स के लिए आंसर एनफ है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द वार्निंग नेवर यूज़ अ लार्ज रेंच टू टाइटन अ स्मॉल बोल्ट। छोटे बोल्ट को टाइट करने के लिए बड़ा रेंच ना यूज़ करें, ये लिखा हुआ होता है जहाँ पे मैकेनिकल वर्क हो रहा होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये भी आंसर आपको चलें इसमें फार्मूला भी हम जो इन्वॉल्व हो रहा है वो भी लिख लेते हैं ताकि आंसर और बेहतर हो जाएगा। एज torque is R into F. So for large wrench
आर मोमेंट आर्म इज़ लार्ज, इसके लिए मोमेंट आर्म जो है वो बड़ी हो जाएगी। सो व्हाट कैन हैपन, इट कैन प्रोड्यूस much larger torque or greater torque that can break the threads of bolt. थ्रेड्स, बोल्ट के जो थ्रेड्स हैं इनको आम मैकेनिकल ज़बान में चूड़ियाँ कहते हैं। किसी से आप काम करवा रहे हो तो वो भी यही कहेगा कि इसकी चूड़ियाँ टूट जाएंगी अगर हम इसको ज़्यादा टाइट करेंगे। तो ज़्यादा बड़ा रेंच छोटे बोल्ट के ऊपर यूज़ नहीं करना चाहिए। ये आंसर जो अभी आपको लिखवाया है ये नोट कर लें। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अ सेंट्रल फोर्स इज़ वन दैट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेम पॉइंट, कैन अ सेंट्रल फोर्स गिव राइज टू अ टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट? तो आंसर है इसका नो। सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि वो उस पॉइंट के ऊपर लग रही है जिसके अबाउट टॉर्क बनाना है। तो ऐसी फोर्स एज टॉर्क का फार्मूला है R इंटू एफ। तो ऐसी फोर्स जो सेंटर पे लगे उसके लिए मोमेंट आर्म ज़ीरो हो जाएगी। एफ अप्लाइज एट सेंटर देन R इज़ ज़ीरो, तो मोमेंट आर्म ज़ीरो हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप दरवाज़ा खोलने के लिए कब्ज़ों के ऊपर जाके हैंडल लगवा लें, तो वो हैंडल कभी भी दरवाजे को नहीं खोल सकेगा, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें। देयरफॉर टॉर्क इज़ ज़ीरो। तो आर के ज़ीरो होने की वजह से यहाँ पे टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं समझ आ गए होंगे, इनको नोट कर लें। एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। फेडरल बोर्ड में आपको मालूम है कि 21 मार्क्स का एक पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चंस का, 21 का दूसरा पोर्शन बी और सी, 42 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो जिसको शॉर्ट क्वेश्चंस पे अबूर होता है वो यहाँ से कोई अपना नंबर कटने नहीं देता। तो इनको आपने तैयार भी कर लेना है साथ ही साथ। थैंक यू वेरी मच।